चलो, आज देखो, आज हो गया हमारा 14 जनवरी ना। तो आज मेंस के पर्सपेक्टिव से पॉइंट्स आए हैं। कोई ऐसा एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है जो मेंस में डायरेक्टली बने। हाँ, हम बेशक कुछ पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं उसमें। जैसे कि देखो, तुमको हम एक टॉपिक कराए थे ना, लेबर लॉज, गिग वर्कर्स, इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर, की जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है 90% इनफॉर्मल सेक्टर से डोमिनेटेड है। इनफॉर्मल सेक्टर वाले में जो ये जो इनफॉर्मल वाले होते हैं, इनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। इनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलती है। सोशल सिक्योरिटी इनको कुछ नहीं मिलती है। नो पेंशन, कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता है, कोई हॉलीडे नहीं मिलता है। ये सब कराए हुए थे ना। साथ में एक और चीज़ कराए थे, जो नया लेबर लॉज आया है, 4 न्यू लेबर लॉज, जिसने पुराने सबको कंसोलिडेट कर दिए हैं, कराए थे दिसंबर के शुरुआत में ही। तो उसी लेबर लॉज और इनफॉर्मल सेक्टर्स के रिगार्डिंग, गिग वर्कर्स के रिगार्डिंग एक छोटा सा टॉपिक ये आया है, 10 मिनट्स डिलीवरी बैन। देखो, अभी जोमेटो हो गए, स्विगी हो गए, और भी बहुत सारे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं। वो कहते हैं ना कि आप ऑर्डर कीजिए, 10 मिनट में खाना पहुंच जाएगा। तो भाई कैसे पहुंच जाएगा? मान लो मेरा घर ही 2-3 किलोमीटर दूर है, तो 10 में खाना पैक होगा, रेडी गर्म होगा, पैक होगा, फिर ये 10 मिनट में कैसे पहुंचा देगा ऑर्डर करने के विदिन? तो वो दिक्कत थी ना। इसीलिए इसको, और दिक्कत क्या क्या थी वो बता रहे हैं। तो इसीलिए डिसाइड किया गया है कि इसको रिमूव कर दिया जाएगा। क्यों डिसाइड किया गया? क्योंकि लेबर मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दिया था कि भैया इसको हटाओ। तो जोमेटो स्विगी वालों ने डिसाइड किया कि हाँ, इसको हटाएंगे, एक्सेट्रा। और भी जो भी ये ऐसे प्लेटफॉर्म है, उन्होंने कहा कि हाँ, हम हटा लेंगे। अब लेबर मिनिस्ट्री ने ऑर्डर क्यों दिया? क्योंकि ऑर्डर इसलिए दिया क्योंकि ये फास्ट 10 मिनट डिलीवरी के चक्कर में रैश ड्राइविंग करते हैं वो डिलीवरी पार्टनर्स, और रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। इस कारण से ये चीज हटाई गई है, टू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ गिग वर्कर्स या डिलीवरी पार्टनर्स। गिग वर्कर्स या डिलीवरी पार्टनर्स, जो भी तुम कह लो, जो जोमेटो स्विगी इन सब के होते हैं। साथ में एक और चीज़, प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट्स। रोड एक्सीडेंट्स को हमको कम करना है। रोड एक्सीडेंट्स के रिगार्डिंग में तुमको अभी हम दिसंबर में ही एक टॉपिक कराए हैं डिटेल में, जिसमें ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन, मनीला डिक्लेरेशन सब कराए हुए हैं। रोड सेफ्टी ईयर, फिर से यूनाइटेड नेशन का तो 5 साल का वो रोड सेफ्टी वाला एरा चल रहा है, वो सब तुमको कराए हुए हैं। इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स कितने ज़्यादा हैं, तुम लोग आंसर राइटिंग भी कर चुके हो। तो ये एक पॉइंट था जो इनफॉर्मल सेक्टर और रोड एक्सीडेंट दोनों से लिंक हो सकता था। तो ये एक डायमेंशन हमने कवर कर लिया। बहुत हल्ला मचा हुआ है कल से इस टॉपिक पे, लेकिन हमारे काम का इतना ही है। और तुम कहीं भी कोई भी टॉपिक देख लो, क्रक्स वो एट द एंड इतना ही बताएंगे, इससे ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं। क्रक्स वो उनका यही होगा कि हाँ, इस टॉपिक में बोला तो यही गया है। ठीक है, तो बहुत इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा रूल है, देख लिया हमने। दूसरा देखो, रेबीज, ये भी टॉपिक रिपीटेड है, लेकिन इस बीमारी के बारे में भी फिर से करा देंगे। याद करो, एक टॉपिक आया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स पे बैन लगा दिया था। फिर प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन वापस लिया, लेकिन रूल्स दिए कि कोई भी पब्लिक प्लेस पे कुत्तों को खाना नहीं खिलाएगा, स्ट्रे डॉग्स को, और म्यूनिसपैलिटीज़ वैक्सीन्स वगैरह लगाएं। इसके लिए हमारे यहाँ एक ABC प्रोग्राम भी चलता है, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, सब करवाए हुए हैं तुमको। याद आ रहा है? अक्टूबर मिड में और नवंबर मिड में और दिसंबर में। तो ये सारे डायमेंशंस क्लियर हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट वापस से एक प्रपोजल दिया है। प्रपोजल ये दिया है कि अगर डॉग बाइट्स होता है तो हम पेनल्टी प्रपोज करेंगे स्टेट से और म्यूनिसपैलिटी से, क्योंकि वो लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है। उस टाइम भी हम डायमेंशन डिस्कस किए थे कि कुत्तों की गलती नहीं है। एनिमल बर्थ प्रोग्राम को, ये एनिमल बर्थ कंट्रोल हमारे यहाँ प्रोग्राम चलता है, इसको इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी किसकी है? म्यूनिसपैलिटीज़ की है। अब वो लोग नहीं कर रहे हैं तो इसमें कुत्तों की क्या गलती है? ठीक है, और जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि पब्लिक प्लेस पे आप कुत्तों को खिला नहीं सकते हैं, ये सब आप फॉलो करवाइए। तो वो डायमेंशंस भी हमारा किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट। अभी सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोजल दिया है कि फाइन लगाएंगे, ठीक, स्टेट पे और म्यूनिसपैलिटीज़ पे अगर कुत्ते काट रहे हैं तो अब वो तो हमारा किया हुआ है। अब एक देखो, रेबीज, ये किसके काटने से होता है? कुत्ते के काटने से ही होता है ना। तो ये जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज मतलब वैसा डिजीज जो एनिमल्स से ह्यूमन में आ रहा है, तो ये जूनोटिक डिजीज है। या UPSC बीमारियों से भी खूब सवाल पूछता है।
हेल्थ से साइंस लिंक करके, साइंस का जो हेल्थ वाला डायमेंशन है ना, उससे बीमारियों के नाम, बीमारियों के इलाज, वैक्सीन वो बहुत पूछता है। तो ध्यान रखना, रेबीज बहुत न्यूज़ में आया है इस बार उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण। तो ये एक जूनोटिक डिजीज है और ये वायरल डिजीज है, ठीक। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। ये रेबीज बीमारी दुनिया के हर जगह पे है, सारे कंटिनेंट में है एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। तो ये भी एक्सेप्शंस याद रखना कि ये जो रेबीज है ये दुनिया के सारे कोने में होता है, ये बीमारी दुनिया के सारे कंटिनेंट्स में है, सिर्फ एंटार्क्टिका में नहीं है, ठीक। ये फैक्ट ध्यान रखना। 95% जो ह्यूमन का डेथ हो रहा है रेबीज के कारण एशिया और अफ्रीका में, मतलब एशिया और अफ्रीका में तो 95% लोग रेबीज से मर जा रहे हैं, ठीक। और ये आरएनए वायरस के कारण होता है, जो कि कुत्ते के सलाइवा में होता है, डॉग के सलाइवा में होता है, ठीक। ये प्रिवेंटेबल है, इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, अगर टाइम से वैक्सीन लगवाया जाए, प्रिवेंटिव मेजर्स लिया जाए तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ये रेबीज थे। अब एक और देखो, निपाह वायरस, इससे सवाल पूछा हुआ है यूपीएससी। ये भी एक आरएनए वायरस है और ये रिलेटेड है हिंड्रा वायरस से। ये ध्यान रखना कि बहुत क्लोजली रिलेटेड है हिंड्रा वायरस से। ये जूनोटिक डिजीज है ये भी, कि एनिमल से ह्यूमन में फैल रहा है। इसका होस्ट कौन है? फ्रूट बैट, जिसको फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं। और ये सवाल पूछा हुआ है यूपीएससी 2024 या 25 में ही पूछा है कि फ्लाइंग फॉक्स और फ्रूट बैट से रिलेटेड। तो ध्यान रखना, निपाह वायरस किससे होता है? फ्रूट बैट के कारण, या इसी को हम फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं, इसके कारण होता है। ये टॉपिक हम डिस्कस किए हुए हैं करंट अफेयर में रिगार्डिंग फ्रूट बैट एंड फ्लाइंग फॉक्स। फिर कभी आएगा फिर से कर लेंगे, लेकिन अभी निपाह वायरस था। तो निपाह वायरस का होस्ट कैरियर कौन है? फ्रूट बैट है, फ्लाइंग फॉक्स है। इसमें क्या क्या होती है निपाह वाले इन्फेक्शन में? तो रेस्पिरेटरी इलनेस हो जाएगी, सीजर्स, बॉडी सीज करने लगते हैं ना, वो हो जाएगी, और इंसेफेलाइटिस हो जाएगा। इंसेफेलाइटिस में क्या होता है? दिमाग में सूजन आ जाती है, ब्रेन स्वेल कर जाता है। तो ये सब बीमारियां होंगी निपाह इन्फेक्शन में। निपाह वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड मतलब आज इन्फेक्शन हुआ तो कितने दिन में इफेक्ट दिखने लगेगा इस इन्फेक्शन का? तो ये 4 से 14 दिन में अपने सिम्टम्स दिखाने लगता है। फर्टिलिटी रेट देखो तो 40 से 75% लोग जो हैं इसमें मर जाते हैं, डेथ हो जाती है। इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ध्यान रखना, निपाह वायरस की कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर निपाह वायरस, कोई वैक्सीन है ना कोई ट्रीटमेंट है, ठीक। हम जनरली बस इन बीमारियों का इलाज करते हैं, किसी को शरीर दर्द हो रहा है तो पैरासीटामोल, पेन किलर खिला दिए, ऐसे करके। स्पेसिफिक निपाह का कोई ना वैक्सीन है ना ट्रीटमेंट है। अब पहली बार निपाह आउटब्रेक कहाँ हुआ था? तो मलेशिया और सिंगापुर में हुआ था। और इंडिया में कहाँ कहाँ हुआ है? वेस्ट बंगाल और केरला में हो चुका है, ठीक। ये तीसरा टॉपिक था। चौथा टॉपिक देखो हमारा, ये भी टॉपिक कहने के लिए तो मेंस का बनेगा, लेकिन हम इसको मेंस का बस एक पॉइंट मानते हैं, एक पॉइंट मानते हैं। ये पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन ये टॉपिक कम बार डिस्कस किए हुए हैं हम अपने करंट अफेयर में, इसलिए इसको रिपीट कर दिए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन्वायरमेंट, एआई ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हम अलग अलग चैलेंजेस पढ़ते हैं ना, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, डीप फेक, साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड्स, फिर से जॉब लॉस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब अलग अलग चैलेंजेस एआई के पढ़ते हैं। एक चैलेंज एआई का इन्वायरमेंट रिलेटेड भी है, क्योंकि एआई को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बनेगा? कहीं ना कहीं कोयले से बनेगा, या रिन्यूएबल सोर्सेज से ही बनेगा, तो कहीं ना कहीं कार्बन इमिशन होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी से कार्बन इमिशन होगा। फिर से एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये ई वेस्ट जनरेट करेगा, ई वेस्ट जनरेट करेगा, ये भी इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। और एआई के जो मशीन्स होते हैं ना, सर्वर्स होते हैं, डाटा सेंटर्स होते हैं, डाटा सेंटर्स होते हैं, या इसके जो मशीन्स हैं, मॉड्यूलरिटीज़ हैं, उसको ठंडा करने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है। कूलिंग करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतने हैवी मशीन लगे हुए हैं, इतने हैवी सर्वर्स हैं कि इनको ठंडा करने के लिए वापस से बिजली और पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर से कार्बन इमिशन बढ़ा, वाटर इलेक्ट्रिसिटी हुआ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
का इम्पैक्ट डायरेक्टली इन्वायरमेंट पे भी होता है। कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजली से चलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ई वेस्ट जनरेट करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मशीन्स को ठंडा करने के लिए बिजली और पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ओवरऑल कार्बन इमिशन, ग्रीन हाउस गैस इमिशन बढ़ाएगा, वाटर स्कार्सिटी की भी दिक्कत करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी लगता है ठंडा करने में एआई के सर्वर्स को और उसके डाटा सेंटर्स को ठंडा करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा पानी लेता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वायरमेंट पे भी एक इम्पैक्ट आएगा, चैलेंज हो जाएगा। तो ये एक चैलेंज हम जब एआई का लिखेंगे तो चैलेंज ऑन इन्वायरमेंट भी लिख सकते हैं और ये डायमेंशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जब वे फॉरवर्ड बनाएंगे तो हमको सस्टेनेबल एआई, क्लाइमेट फ्रेंडली एआई की भी ज़रूरत है, इसका भी हम सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो एक पॉइंट चैलेंज में, एक पॉइंट वे फॉरवर्ड में इस एआई और इन्वायरमेंट से हम बना सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैलेंजेस क्या क्या है। तो एक चैलेंज इन्वायरमेंट पे भी आएगा। क्या क्या आएगा वो ये बता देना, ये एक्सप्लेनेशन लिख देना। और जब वे फॉरवर्ड देंगे तो हमको सस्टेनेबल एआई प्रमोट करना होगा, ये बता देना। ठीक, ये था हमारा पॉइंट। जैसे कि एग्जांपल देखो, एक सिंगल जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है एआई का, वो 3 लाख कार्बन जनरेट कर सकता है, जो कि ग्रीन हाउस है। तो एग्जाम्पल भी लिख देना। ठीक, सेंकाकू आइलैंड कितनी बार डिस्कस करा चुके हैं? बहुत बार डिस्कस करा चुके हैं। तुमको ये तो साउथ चाइना सी का अभी जब जून में हम रिवीजन करा रहे थे तो मैप भी दिखाए थे। तो सेंकाकू आइलैंड इवन अभी नवंबर में, हाँ नवंबर नहीं, दिसंबर के ही शुरुआत में या नवंबर के एकदम लास्ट में, एकदम लास्ट 2-3 दिन में जापान और चाइना का डिस्प्यूट्स, एंशियंट डिस्प्यूट तुमको कराए थे, वहां भी सेंकाकू आइलैंड आया था। तो सेंकाकू आइलैंड डिस्प्यूटेड आइलैंड है चाइना और जापान के बीच। इसमें 5 आइलैंड होते हैं सेंकाकू आइलैंड में, और ये इनहैबिटेड आइलैंड है, मतलब कोई भी यहाँ पे हैबिटेशन नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पे ना नॉट होगा, कंसिस्ट नॉट इनहैबिटेड आइलैंड, मतलब यहाँ कोई नहीं रहता है, कोई आदमी नहीं रहता है, ये खाली है, इनहैबिटेड आइलैंड नहीं है, नहीं है। ठीक, ये नॉट हम लिखना हमसे छूट गया है, नहीं है, ये ध्यान रखना। ईस्ट चाइना सी में लोकेटेड है, हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स हैं सेंकाकू आइलैंड के पास बहुत ज़्यादा। ठीक, इसलिए जापान और चाइना हमेशा से लड़ते रहते हैं। और जब तुमको हम जापान और चाइना की पूरी शुरुआत से, एंशियंट वर्ल्ड वॉर के टाइम से लड़ाई भी करवा चुके हैं, और जापान और चाइना ने ताइवान का वो सिस्टम कैसे किया था, ताइवान पहले जापान के कंट्रोल में था, फिर कैसे वो आया, ये इंडिपेंडेंट कैसे बना ताइवान, चाइना कब से उस पर ताइवान पे सोवरेनिटी क्लेम करने लगा। आइलैंड डिस्प्यूट्स भी तुमको करा चुके हैं, सेंकाकू आइलैंड भी उसी टॉपिक में करा चुके हैं। वापस से आया है तो थोड़ा ब्रीफ बता दिए हैं कि सेंकाकू आइलैंड डिस्प्यूटेड है चाइना जापान के बीच, ईस्ट चाइना सी में लोकेटेड है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, और ये सेंकाकू आइलैंड में 5 आइलैंड का ग्रुप है, और ये पाँचों नॉट इनहैबिटेड आइलैंड है, मतलब यहाँ कोई नहीं रहता, कोई इंसान नहीं रहता है। ठीक, तो ये था हमारा करंट अफेयर आज का, बस छोटा सा 5 टॉपिक थे आज, छोटे छोटे टॉपिक आए। हम तुमको पहले ही बोले ना कि आज कोई ऐसा डायमेंशन नहीं है जो स्पेसिफिक मेंस का हो, ये भी एक मेंस का हमारा पॉइंट बन जाएगा। जब हम इनफॉर्मल सेक्टर और सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें हम एक पॉइंट ये बना सकते हैं, या गिग वर्कर्स कभी पूछ दिया तो उनके चैलेंजेस में एक ये बता सकते हैं कि उनको फास्ट डिलीवरी करना पड़ता था, और सॉल्यूशन में बता देंगे कि गवर्नमेंट ने अब इसको बंद कर दिया है, गवर्नमेंट ने अब इसको बंद कर दिया है। तो ये गिग वर्कर्स का एक चैलेंजेस और एक सॉल्यूशन का पॉइंट बन जाएगा। रेबीज और निपाह वायरस तो कंप्लीट प्रीलिम्स का फैक्ट है। हाँ, ये कुत्ते वाले से थोड़ा बहुत 10 नंबर में एक मेंस का डायमेंशन पूछ सकता है कि इन रिसेंट टाइम्स डॉग्स इमर्ज्ड एज ए थ्रेट फॉर रेबीज, या फिर पब्लिक पीस, ऐसे करके वो पूछ सकते हैं। तो कुछ करना नहीं, तो डॉग तो सोसाइटी से हमारे हैं ना, उसको अपने वे में हम प्रेजेंट करेंगे, और तुमको हम करवा भी चुके हैं नवंबर दिसंबर में एनिमल बर्थ प्रोग्राम, सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट। बाकी निपाह वायरस से प्रीलिम्स में ही आने के चांसेस हैं, और वहीं आएंगे भी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन्वायरमेंट का जो डायमेंशन था मेंस का, वो तुमको हम करा दिए कि कैसे एआई इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करेगा, एग्जाम्पल बता दिए। सेंकाकू आइलैंड पहले भी डिटेल में इसका एनालिसिस किए हैं, अभी भी देख लिए। ठीक, चलो।